मैंने अपने बैचलर्स में नहीं पढ़ा था। मेरा बैचलर्स टोटली डिफरेंट था सीएसआईआर के सिलेबस से, या और मैं कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रही थी तो इसमें। सीएसआर में हमने 13 यूनिट्स है प्लस जनरल एप्टीट्यूड है, तो आपने ये सारी यूनिट्स पढ़ ली थी इतने दिनों में, एक साल में? एमएससी की क्लासेस रहती थी, हमारे एग्जाम्स रहते थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं रेगुलर क्लासेस कर पाऊँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है महक, जिन्होंने इस बार डीबीटी का एग्जाम कैटेगरी 1 में क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बंसल बायोलॉजी महक, एंड सेकंड ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सो महक, आपने डीबीटी कैटेगरी 1 में क्लियर किया है। पहली बार डीबीटी एग्जाम काफी टफ माना जाता है, क्योंकि काफी कम स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं, उसमें भी कैटेगरी 1 में क्लियर करना। सो कैसा लग रहा है? उम्मीद थी कि डीबीटी क्लियर हो जाएगा? मैम, एग्जाम देने के बाद जो मेरा पेपर था वो अच्छा हुआ था, तो मुझे बहुत ऐसे लगा कि मेरा हो जाएगा, लेकिन हाँ, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक वो कंफर्म नहीं था। एंड देन रिजल्ट आ गया तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ, मेरा क्वालिफाई हो गया। डेफिनेटली। सो महक, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से आपने अपनी एमएससी करी है? आप कुछ बताओगे? मैम, मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी में, और मैंने अपना मास्टर्स जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, अ, अच्छा। दिल्ली। जी। और आपकी एमएससी हो गई है या आप एमएससी में हो? अभी मैम, अभी जस्ट 2025 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम मैंने दिए थे अपने डीबीटी के तो टाइम पे फोर्थ ही। सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ डीबीटी क्लियर कर लेना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने साथ साथ ही कर लिया। तो ऐसा नहीं होता फिर आपको ड्रॉप लेना है, ये सब फिर आपको अब नहीं होगा। अब आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। सो मैं ये यस मैम। बताओ कि कब प्रिपरेशन शुरू की, कब सोचा कि इन एग्जाम्स को टारगेट करना है? मैम, मैंने जब मास्टर्स में एडमिशन लिया था, क्योंकि मेरा जो बैचलर्स रहा वो रेडिएशन थेरेपी का था, जो ठीक। एक प्रोफेशनल कोर्स है। हम्म। देन मुझे अपने बैचलर्स के टाइम में ही मैंने ये सोचा कि मुझे रिसर्च में जाना है, जिसके लिए मुझे मास्टर्स करना होगा, तभी मैं पीएचडी कर पाऊंगी। तो मैंने मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लिया। देन जब मैं वहां पे गई, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि उसके लिए मुझे नेट और सीएसआईआर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना होगा और उसको क्वालिफाई करना होगा जेआरएफ फेलोशिप के लिए। तो पहले तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लिए थे लाइब्रेरी से, और मैंने सोचा कि खुद से पहले पढ़ना शुरू करती हूँ। तो जब मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया तो एक हफ्ता बाद ही मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं लगा कि अगर इस स्पीड से मैं चलूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्वालिफाई। और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितना पोर्शन कवर करूं, कितना पोर्शन छोड़ दूं, या कैसे करना है। तो मैंने रैंडम ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो कुछ भी ऐसी सर्च किया, एंड देन मैंने आपका कोई लेक्चर देखा था, मुझे याद नहीं है अभी। तो मुझे आपका जो पढ़ाने का तरीका था और जो आपने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, वो जो भी टॉपिक रहा वो मुझे अच्छा लगा। देन उसी रात मैंने अपना सर्च वर्च किया, मुझे फिर पता चला आप एक क्लास है आपका, ऑनलाइन क्लास है, आप पूरा कोर्स मतलब आप पढ़ाते हो वहाँ पे। देन सुबह ही मैंने अपने पेरेंट्स से बात करके सब्सक्रिप्शन ले लिया, और मैंने किसी से ज्यादा पूछा वगैरह नहीं कि ठीक है। मुझे लगा कि हाँ, मैं मतलब एटलीस्ट मुझे समझ आएगा कि सीएसआईआर के लिए मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, या कैसे प्रिपेयर करना है। और वो जो टाइम था वो मेरे समर वेकेशंस का था, आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर, जो हमारे समर ब्रेक्स थे। तो क्योंकि मैंने कहीं समर इंटर्नशिप के लिए भी नहीं अप्लाई किया था उस टाइम, तो वो जो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स थे मेरे पास, जो मैं घर पर ही रही थी, तो मैंने कहा कि वेस्ट करने से अच्छा अपना प्रिपेयर कर लूँ। अच्छा। तो मैंने वो 2 महीना बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, सब्सक्रिप्शन लिया, देन मैंने स्टार्ट किया, और मुझे चीजें जब समझ आई, और वो चीजें मेरे लिए नई थी क्योंकि मैंने वो कुछ भी मैंने अपने बैचलर्स में नहीं पढ़ा था। मेरा बैचलर्स टोटली डिफरेंट था सीएसआईआर के सिलेबस से, या कोई भी लाइफ साइंस की फील्ड से। तो मुझे वो सब चीजें नई लगी थी, इसलिए मैं इवन जब मैंने बैच लिया था सब्सक्रिप्शन, उससे पहले मैंने एक पीवाईक्यू डाउनलोड किया कि एटलीस्ट पेपर देखूं कैसे होता है। तो हाँ। मुझे मैं एक भी क्वेश्चन ये भी नहीं पता कर पा रही थी ये टॉपिक क्या है, क्या है, किस यूनिट से है, कुछ नहीं पता कर पा रही थी मैं। तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेस्ड हो गई कि अब कैसे होगा, मेरे पास तो एक ही साल है और इसमें मुझे अपना मास्टर्स भी देखना है। देन मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर मैं पीवाईक्यू लगाती थी। तब मुझे चीजें समझ आने लगी, और जब समझ आई तो मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ, चलो और पढ़ते पढ़ते हैं, तो मजा आने लगा।
तो अब आप इस उस वक्त पे आ चुकी है कि अब आप क्वेश्चन देख के ही पता लगा सकते हो, अरे यार ये तो उस टॉपिक के उस टॉपिक का उस टॉपिक का है, मतलब एग्जैक्टली आप बता सकते हो। या एग्जैक्टली उससे पहले तो मैं यही सोच रही थी ये तो बहुत टफ है, क्योंकि अगर बीएससी ऑनर्स जो जो मैंने फील किया था कि जो लोग बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस जोलॉजी बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री से होते हैं तो वो फेमिलियर होते हैं उस सब चीजों से, वो टॉपिक से या जो भी यूनिट्स होते हैं। मेरा जो बैचलर्स था वो टोटली डिफरेंट था और मैं कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रही थी। हम्म। और वो मैंने एक खुद से एक डिसीजन तो लिया था कि मुझे रिसर्च में जाना है, मास्टर्स करना है, लेकिन वो मुझे लगता था बाकी लोग से जब मैं मिलती थी वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग को समझ आती हैं चीजें। और तो मुझे लगता था मैं मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि अब करना तो है ही। लेकिन हाँ, मुझे बहुत हेल्प हुई थी। और जब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया था मैंने, तो उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, पढ़ा तो समझ आ गया। मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि महक मेरे साथ सेलुलर 2.0 बैच में जुड़ी थी, जो कि एक सीएसआई नेट का बैच है, और सीएसआई नेट बैच से उन्होंने डीबीटी क्लियर किया। सो महक, आपने कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन लिया था बंसल बायोलॉजी का? मैम मेरा सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ओके। जी। और आपने ये प्रिपरेशन शुरू कर दी थी आपकी एमएससी के टाइम से ही शुरू कर दी थी? यस मैम, 1 साल हो गया मुझे सब्सक्रिप्शन लिया। मैंने एमएससी सेकंड सेमेस्टर के बाद मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था और अभी मेरा एमएससी फाइनल हुआ है। तो लास्ट ईयर ऑफ एमएससी में मैंने ये किया है ठीक। प्रिपेयर। सो अभी तक हमने बात कर ली बेसिक चीजों की, अब हम सीधा प्रिपरेशन लेवल पे आते हैं। सो महक, आपने सारी यूनिट्स पढ़ी थी और फिर ये सारी यूनिट्स आपको डीबीटी में हेल्प, क्योंकि मैं सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगी, डीबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। तो जी सीएसआर मैम। में अपने 13 यूनिट्स है प्लस जनरल एप्टीट्यूड है, तो आपने ये सारी यूनिट्स हाँ। पढ़ ली थी इतने दिनों में, एक साल में? नहीं मैम, मैं नहीं पढ़ पाई, सारी यूनिट्स नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मेरा एमएससी भी रहता था उस एग्जाम्स और लास्ट के जो अभी जनवरी से अब तक का जो टाइम था वो मेरा डिसर्टेशन का टाइम था। तो उसको भी मुझे टाइम देना होता था। मैंने मेजर मेजर यूनिट्स कवर कर लिए थे, जैसे सेल बायोलॉजी, मॉल बायोलॉजी, हम्म। इवोल्यूशन किया था, और मैंने जेनेटिक्स बहुत अच्छे से किया हुआ है, जो बहुत हेल्पफुल रहा है मुझे एग्जाम्स क्लियर करने में। जेनेटिक्स के जितना भी लेक्चर्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो फौरन मतलब मैं कर पाती हूँ। और बायोकेमिस्ट्री, अच्छा। ये मेजर मेजर चैप्टर यूनिट्स मैंने किए हुए थे। मतलब ये यूनिट्स आप ये कह सकते हो कि आपने अच्छे से कर दी है? यस मैम, मैंने ये यूनिट्स अच्छे से किए थे। बाकी कुछ यूनिट्स नहीं किए थे मैंने, जो जैसे डेव बायो, कुछ कुछ पूरा मतलब बहुत अच्छे से नहीं कहूंगी, कुछ कुछ पोर्शन किया था। हाँ। इम्यूनोलॉजी मैंने नहीं किया था। और प्लांट फिजियोलॉजी का थोड़ा बहुत नहीं किया था। और एनिमल फिजियोलॉजी वो हम पढ़ते आए थे और बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं तो वो अच्छे से किया था। ये मैंने किया था, क्योंकि मुझे कभी कभी होता था एमएससी की क्लासेस रहती थी, हमारे एग्जाम्स रहते थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं रेगुलर क्लासेस कर पाऊँ। लेकिन ये जो मेजर मेजर 3 4 यूनिट थे ना, मैंने मैम वो अपने जो समर वेकेशंस थे उसी वक्त कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था आगे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उसी को मैंने रिवीजन दिया था। जी। तो 2 महीनों में ही तुमने काफी कुछ कवर कर लिया, आप तो यस रिकॉर्ड मैम, मैंने 2 महीनों में बहुत कवर किए थे। 3 to 4 यूनिट्स मैंने 2 महीने में कवर कर लिए थे। मैं सुबह से ही क्लासेस ले लेती थी अपना और कंटिन्यू करती थी। तो रिकॉर्डेड लगा लेते थे और 1x की स्पीड पे देखते थे जी, या 2x? रिकॉर्डेड क्लासेस। मैम 1x, 1x। 1x की पीरियड 1.25 समटाइम्स। अच्छा। और नोट्स वन आपने एक्स बनाए थे बेस्ट। या प्रिंट आउट निकलवाते थे? मैम मैंने खुद से नोट्स। नोट्स बनाए आप? जी। तो आपने 2 महीने में 3 से 4 यूनिट्स कर ली, नोट्स भी बना लिए, और फिर रिवीजन कैसा रहता था आपका? रिवीजन मैम जब जब टाइम मिलता था मुझे कॉलेज के बाद, जब भी मैं फ्री होती थी तो मैं रिवाइज कर लेती थी नोट्स को और पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। अच्छा। प्लस मैं जो करती थी रिवीजन में, पीवाईक्यू ज्यादा प्रेफर करती थी। जैसे पीवाईक्यूज किए मैंने, अगर मुझे कोई डाउट आता है देन मैं उस टॉपिक को रिवाइज कर लेती थी वीडियो के थ्रू या लेक्चर के थ्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पीवाईक्यूज हो जाते थे, दोबारा से लेक्चर देखने की ज्यादा जरूरत मुझे पड़ेगी, और अच्छा। मैं ये करती थी। और पीवाईक्यू सिर्फ सीएसआई नेट के लिए करते थे या बाकी एग्जाम्स के भी सॉल्व करते थे महक? बाकी एग्जाम्स के भी मैम, गेट के, डीबीटी के और आईसीएमआर के भी, अच्छा। जितने भी होते थे वो मैं करती थी सॉल्व। अब अगर अपन डीबीटी की बात करें महक, तो डीबीटी में काफी सारी यूनिट्स है जो सीएसआई नेट में नहीं है, फॉर एग्जांपल टिश्यू कल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेसिंग, और ऐसी बहुत सारी यूनिट्स है, तो ये सारी यूनिट्स भी आपने पढ़ी थी? मैम नहीं, जो मैंने कुछ यूनिट्स जो हमारे एमएससी में था सिलेबस, उससे मुझे हेल्प हुई। हमारे एमएससी में बहुत सारे सिलेबस में
ऐसे थे पेपर जिनके कॉन्सेप्ट हमारे डीबीटी के पेपर में यूज हुए थे। मैंने डीबीटी के लिए सेपरेटली कुछ यूनिट प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ हाँ। और जो मैम बी सेक्शन था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और हमें कुछ ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मुझे क्वेश्चंस मिल गए थे जो इजी थे और हमारे सिलेबस जो मुझे आते थे। अब वो चाहे मेरे सीएसआर प्रिपरेशन से आते थे या मेरे एमएससी से, लेकिन मैं कर पाई थी। तो अच्छा, मैंने डीबीटी के लिए कुछ भी सेपरेट से नहीं पढ़ा था। तो मतलब जी, एक मेरा जो प्रिपरेशन रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सिर्फ यही सीएसआईआर का बंसल बायोलॉजी जो आप का कोर्स था, हाँ हाँ। बस। और मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मेरा एमएससी को बहुत ज्यादा टाइम मेरा वहीं चला जाता था। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम लेके अपने डिसर्टेशन के टाइम में लैब में जो भी थोड़ा टाइम मिलता था, तो जो भी नोट्स या स्लाइड्स होते थे, नोट्स लैपटॉप में, मैं उनको एक बार देख लेती थी, बस। और ये था। आपने जनरल एप्टीट्यूड भी किया था महक, क्या जनरल एप्टीट्यूड नहीं किया था आपने? जनरल एप्टीट्यूड मैम नहीं, वो मेरा पहले से ही, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जनरल एप्टीट्यूड में मेरे पास एक बुकलेट थी जिसमें जितने भी सीएसआईआर, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और केमिकल साइंसेज के जितने भी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं और विद सोल्यूशन होते थे, तो मैं उससे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती थी। हम्म। दैट्स इट। जनरल एप्टीट्यूड क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते आए हैं और वो हो जाता है। तो मतलब आप हाँ, और फिजिक्स वगैरह में मेरा इंटरेस्ट है और फिजिक्स के क्वेश्चंस, फॉर्मूला वो मुझे याद रहते हैं, अच्छा। तो वो उससे हो जाता था। जी। ओके, सो जनरल एप्टीट्यूड आप बोल रहे हो कि आपने पहले भी कुछ पेपर्स दिए, कॉम्पिटेटिव पेपर्स दिए, तो जनरल एप्टीट्यूड आपको जी। आता ही है और फिजिक्स में आपका यस इंटरेस्ट। मैम। हाँ। तो फिर वो भी आपके लिए एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से वर्क कर गया। यस मैम। जी। तो आपने बेसिकली, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से बोलूँ, तो आपने बेसिकली 5 से 6 यूनिट की थी सीएसआर नेट वाली अच्छे से। बाकी आपके जी। जो कॉलेजेस में कुछ यूनिट्स थी वो आपको हेल्प कर गई। इसके अलावा हम्म, आपका जनरल एप्टीट्यूड पहले से ही ठीक ठाक था और फिजिक्स आपकी वैसे ही हाँ। अच्छी। जी। तो इसमें आपका पूरा का पूरा डीबीटी की प्रिपरेशन हो गई। जी मैम। और जब आप डीबीटी के प्रीवियस ईयर लगाते थे तो कैसे लगाते थे? मैं कोई बुक थी उससे लगाते थे या यूट्यूब पे देखते थे? कैसे लगाते थे पीवाईक्यू डीबीटी के? टीबीटी के पीवाईक्यूज मैम, जो मैंने सीएसआईआर के लिए, क्योंकि मैंने टारगेट तो सीएसआईआर ही किया था, हाँ हाँ। और उसी के जो पीवाईक्यू यूनिट में बुक में सेल बायोलॉजी, तो उससे रिलेटेड जो भी, चाहे वो सीएसआईआर ने पूछे या डीबीटी ने पूछे, वो सभी। क्योंकि सीएसआईआर की प्रिपरेशन में मुझे ये लगा कि उसके कॉन्सेप्ट इतने डेप्थ में होते हैं, तो डीबीटी का वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा था। हाँ हाँ। तो डीबीटी के लिए सेपरेटली मैंने कुछ नहीं किया, उसी में बुक में जो भी अवेलेबल था डीबीटी के पीवाईक्यूज, वही यूनिट वाइज उसके साथ हो गए थे मेरे। तो बाकी कुछ उन्होंने पीवाईक्यू वो ईयर वाइज जो थे वो मैंने प्रिपेयर किए थे। दोनों जी। एक तरीके से आपने अलग से डीबीटी के लिए कोई प्रिपरेशन की ही नहीं, कुछ नो भी? मैम। नो, कुछ भी नहीं किया था, और ये रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, अच्छा, बट हो गया। तो मतलब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी मेरे ख्याल से नहीं किया होगा कि डीबीटी क्लियर होगा, वो आपका एग्जाम अच्छा हो गया उसके बाद फिर आपको लगा। यस मैम, ये मतलब मुझे ऐसा फील होता है, ये ओवरऑल जो भी मैं पढ़ती आई अभी तक, ओवरऑल जो था वो सबका, जैसे मैंने टिफर भी क्लियर किया था, अच्छा। उसमें भी बहुत अच्छा मेरा एग्जाम हुआ था। हाँ हाँ हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री जो एक जनरल एप्टीट्यूड था वो मेरा, क्योंकि बहुत 1-2 साल तक मैंने नीट का प्रिपरेशन किया था, तो वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे रहे। तो ये ओवरऑल डीबीटी का जो मेरा पेपर क्लियर हुआ है वो ओवरऑल, क्योंकि मैं काफी टाइम से प्रिपेयर करते करते आई चीजों को, बहुत हम्म। सारे एग्जाम्स, तो मुझे ऐसा लगा। मैंने कुछ सेपरेटली डीबीटी के लिए नहीं किया था, क्योंकि अब ये था कि अब देनी है एग्जाम, और बिल्कुल। लेकिन हाँ, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी, कि मैंने बहुत अच्छे से उसको कर पाई थी। वरना एक होता है कि हम प्रिपेयर करके आते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, वो वो अच्छा हो गया। तो हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पे ही चलते हैं कि आपने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया था। पहले सेक्शन बी किया, पहले सेक्शन ए किया, कैसे आपने क्वेश्चंस चूज किए, किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे? फर्स्टली मैम, मैंने हाँ। सेक्शन ए के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद मैं सेक्शन बी पे गई। सेक्शन बी पे मैंने अपना टाइम मैनेज ऐसे किया था कि, क्योंकि हमें चूज करने थे क्वेश्चन, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इसलिए, और उसमें मैंने प्रेफर किए थे मैचिंग, काइंड ऑफ मैच द कॉलम्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
और वो क्वेश्चंस जो इजी या शॉर्ट स्टेटमेंट वाले हों, जो बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन थे कुछ, वो मैंने स्किप कर दिए थे, या क्वेश्चन पढ़ते ही जो मुझे लग रहा था कि ये मुझसे बिल्कुल नहीं आता है, तो ठीक। मैंने उसको ज्यादा टाइम ही नहीं दिया था कि नहीं ये नहीं होगा, आगे करते हैं। या कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल, तो अगर वो न्यूमेरिकल मुझे लगता था रीड करने एकदम पता चल जाता है, हम इतने अटेंटिव होते हैं एग्जाम में, कि अगर मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगी या मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, तभी मैंने उसको पढ़ा या आगे समझने की कोशिश की। अगर मुझे शुरुआत में ही लग गया कि नहीं, देन नेक्स्ट। तो इस तरीके से मैंने वो क्वेश्चंस जो मुझसे आते थे बहुत अच्छे से, वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। तो आपने स्मार्ट स्टडी की, उसके बाद पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत स्मार्टली यूज की, तो आई गेस आपके फिर हम्म। नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम हुए होंगे। यस मैम। आपको याद है आपके काफी। कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने नेगेटिव में गए, कुछ याद है नंबर? हाँ मैम, मेरे क्वेश्चन जो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चन तो थे जो मेरे नेगेटिव हुए। अच्छा। उसमें भी जो मैंने चेक किया था, तो एक क्वेश्चन जो था वो डीबीटी ने कुछ आंसर गलत दिया था, अच्छा। तो वो मैंने उनको चैलेंज भी किया था। और इसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने, मुझे तो सही कैलकुलेट किए थे मैंने, मुझे याद था, लेकिन वो शायद गलती से गलत ऑप्शन मैंने कर दिया था किसी वजह से, क्योंकि वो हड़बड़ी में। देख बहुत थक जाता है, हाँ हड़बड़ी कभी में। कभी जब आप एकदम हड़बड़ी में होते हो, इतने सारे हाँ। क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान नहीं रहता है। जैसे मैं हमेशा कहती यस हूँ, मैम। सीएसआर ये चालाकी भी करता है, सीएसआईआर बी ऑप्शन को गलत करके और बी ऐसे हाँ। ए बी वो। एंड सी करेक्ट कर जी। देता है और बी ऑप्शन होता है। जी जी। तो ऐसे ये लोग करते हैं ताकि ये स्टूडेंट हो हड़बड़ी जाता में गलत कर दे। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं हुए थे, विद इन 8, 8 या 10 मैक्सिमम, यही होगा, एकदम एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है वो। सो मैं एक सीएसआईआर की जो प्रिपरेशन थी वो आपको डीबीटी क्लियर करने में कितनी मदद की थी? अगर आप ऑन ए स्केल ऑफ 100 बोलेंगे तो उसने कितना मदद किया आपको? मैम 75 to 80% तो मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला एग्जाम क्लियर करने का, वो मुझे सीएसआई नेट प्रिपरेशन और उसके एग्जाम देने से ही मिला। अगर मैं ये प्रिपरेशन कहती कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, या जो भी है कि ये तो बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए, तो मैं बोलूंगी 80%, एंड 20% जो बाकी सब चीजें हैं। जी। सो महक, अब तुम्हारा क्या प्लान है? व्हाट्स योर प्लान की अब रिसर्च में ही जाने सोच रखा है आपने? यस मैम, अभी तक तो मुझे रिसर्च में ही जाना है। और अब जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में डीबीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहो? अच्छा, तो मैं मैसेज ये दूंगी कि जो मुझे फील हुआ कि जो बायोलॉजी या लाइफ साइंसेस हम लोग पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैथ्स और थोड़े बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो हमें यूज कर बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम्म। चाहे वो जैसे एंजाइमोलॉजी में हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज, हम्म। कैलकुलेशंस, या ग्राफ्स होते हैं उनको एनालाइज करना, तो ये बेसिक मैथ्स के स्किल्स होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अक्सर जो प्योर बायोलॉजी से हम पढ़ते हैं बट स्टूडेंट्स, उनको एक डर बैठ जाता है क्लास 11 से ही कि मैथ्स और नंबर्स और फिजिक्स और फॉर्मूला से, कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, और वो एक नेचुरल है, सबके अंदर एक हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो वो डर मतलब नहीं होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि आपको अगर एक्सेल करना है किसी भी फील्ड में, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी ये एग्जाम क्वालिफाई किया, ये था, ये आर्टिफर था, जो जो भी था, ये मेरा ओवरऑल नॉलेज था, और वो ओवरऑल नॉलेज में सभी इंक्लूड हुआ। मैंने जो मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, अपने मास्टर्स में भी हमारे एक दो फिजिक्स के पेपर रहे थे, क्योंकि मेरा मास्टर्स बायोफिजिक्स में था। तो अच्छा। हम लोग फिजिक्स और या थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सारे फिजिक्स के पेपर भी रहे। और जो मेरा बैचलर्स था उसमें भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स और ये सब पढ़ा करते थे। हम्म। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की तरफ है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो इतनी खराब नहीं होती कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आती उन सब चीजों में। मतलब ये एक पॉजिटिव वो है मेरा। तो मैं हमेशा से अपने जो भी फ्रेंड्स या जो भी बोलते थे कि फिजिक्स और मैथ्स ये फॉर्मूलाज से डरना नहीं चाहिए, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और अब जो जितना भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारी बायोलॉजी में, मैम आपको भी पता होगा कि आप भी तो पढ़ाते हो, तो बहुत जगह यूज है। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब अगर आपके सिलेबस में जो जो पोर्शन है आपको वो आना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला मैथ्स, मतलब मेरे अंदर ये डर नहीं है, तो मैं इजीली सॉल्व कर पाती हूँ और मुझसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप वो भी कर पाते हो ना 80-90%,
तो आपका रैंक और सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाती। अगर मेरा ही केस था तो जैसे मैंने डीबीटी में जो मेरा सेक्शन 1, मैंने शायद ही कोई क्वेश्चन छोड़े होंगे जो एप्टीट्यूड के होंगे। जी। मैंने ज्यादातर कर पाई थी मैं। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं मेरा अगर बायोलॉजी के कोई यूनिट या कोई कॉन्सेप्ट लैग किया तो हम्म। उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आया। सिलेक्शन हो गया मतलब, ये प्लस पॉइंट रहा, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि जैसे मैंने डीबीटी के लिए कोई प्रिपरेशन सेपरेटली नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मेरे एग्जाम्स और डिजिटेशन, इवन मेरा डीबीटी के नेक्स्ट डे भी एग्जाम और सबमिशन चल रहा था। तो अच्छा। बस मैं एग्जाम देने के बाद ये सब में लगी हुई थी। उससे पहले भी बस एग्जाम में ऐसी देकर आई थी कि हाँ देना है। तो ये जरूरी है, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, और आप किसी भी फील्ड से हो, आपको ये डर निकालना चाहिए। बहुत ज्यादा एडवांस नहीं तो जितना आपके सिलेबस में हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करने पे आ जाता है समझ सब। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सो महक, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप अपने बेंसिल बायोलॉजी के साथ का जो सफर है उसे सिर्फ एक लाइन में बताना चाहो, तो बस एक लाइन में अगर आप कुछ भी अपना शेयर करना चाहो एक्सपीरियंस जो आपने 1 साल बेंसिल बायोलॉजी के साथ बिताया है। अ, एक लाइन में करना मैम मुश्किल है, क्योंकि 1 साल में जो मैंने अचीव किया है आफ्टर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर माय प्रिपरेशन, वो काफी बड़ा अचीवमेंट है। मुझे अभी तक खुद को, मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। तो और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जी। मतलब जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हाँ। और जैसे जैसे मैं लेक्चर देखती थी, और अगर मैं एक भी क्वेश्चन, सबसे अच्छा मुझे तभी लगा था जब मैं क्वेश्चन समझ पा रही थी कि ये हाँ। कॉन्सेप्ट जो है इस यूनिट से है और ये ऐसे सॉल्व होता है, तो मुझे बहुत ऐसे सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता था बिल्कुल। तो फिर मैं और पढ़ती थी और समझती थी, और मुझे कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। स्पेशली सबसे जो मेरी फेवरेट यूनिट रही है जो आपने पढ़ाई, आपके तो मैंने सभी यूनिट्स पढ़े हैं, मतलब कुछ शायद ही लास्ट में छोड़ दिए एग्जाम्स की वजह से। ऐसे जेनेटिक्स, वो जेनेटिक्स के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो मुझे बहुत याद रहते हैं। और 95% क्वेश्चन मैं सही सॉल्व करती हूँ, और अभी तक, मतलब काफी टाइम से तो मैं रिवाइज भी नहीं कर पाई। तो आपका बहुत बड़ा रोल है, श्योर, चाहे वो सीएसआई नेट हो या डीबीटी। अभी नेट का एग्जाम तो हम अभी देंगे आगे, लेकिन डीबीटी भी क्लियर हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मैंने इसके लिए स्पेशली प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन जो प्रिपरेशन मैं करती आ रही थी उसी का रिजल्ट है जो जो भी है। तो एक मैं लाइन में थैंक यू मैम। 2 शब्दों में आपने बता दिया और इतनी बड़ी बातें आपने कही है, वो भी मीन्स अ लॉट में है कि अगर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना तो ये टीचर के लिए बहुत अचीवमेंट होता है। टीचर के लिए तो यही अचीवमेंट है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है और उनका सिलेक्शन हो रहा है। सो बहुत अच्छा लगा महक आपसे बात करके। गॉड ब्लेस यू एंड आई होप कि आप सीएसआर नेट भी बहुत अच्छे रैंक से क्लियर कर लें और पीएचडी में भी आपका थैंक यू मैम। सीएसए एडमिशन हो जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट महक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बाय बाय।